आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं वे हैं हिंदी के महान कवि डॉक्टर अजीत कुमार वर्मा। इनके दो काव्य संग्रह अभी तक जो प्रकाशित हैं, शब्द मौन है, दूर वह। विचारात्मक लेख संग्रह जिसका चिंतन अणुचिंतन नाम से इनका प्रकाशित होगा बहुत जल्दी। और आकाशवाणी में ये म्यूजिक के एक्सपर्ट के तौर पर भी बहुत देर तक रहे। गायन और अभिनय ये भी इनकी रुचियों में शामिल है, रुचि ही नहीं बल्कि उसमें भी अच्छी तरह दक्षता इनको हासिल है। एक कमाल के व्यक्तित्व है। तो आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर अजीत वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। आपका एक सरसरी सा परिचय मैंने दिया है, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं आप। तो आज ये सौभाग्य है कि हम सब कवि लोग या जो कविता को चाहने वाले लोग, साहित्य को चाहने वाले लोग आज आपसे रूबरू हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर अजीत वर्मा जी। सुरजीत जी, ये मेरे लिए भी गौरव और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके माध्यम से मुझे आप लोगों से, साहित्य प्रेमियों से, साहित्य को सिरजने वालों से और साहित्यिक चेतना को बनाए रखने वाले लोगों से अपने कुछ विचार साझा करने का सौभाग्य हुआ। जी और मैं इस उम्र में आकर आप लोगों से मिल रहा हूं और बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूं मैं आपके माध्यम से। और आपको बहुत बहुत स्नेह के साथ मैं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत कृतज्ञ हूं आप सबों का। जी जी सर, बहुत बहुत आपका स्वागत भी। और हर एक आदमी जो जुड़ चुका है वो आपको नमस्कार कह रहा है। मैं एक बार नाम ले लूंगा सारे साथियों के। अजय अनंत जी, प्रताप कलश जी, नम, अरविंद ब्राह्मणु जी, संदीप खजूरिया जी, कविता दत्त जी, युवखा जमवाल जी, ज्योति जमवाल इनका असली नाम है, और मधु जमवाल जी, स्वर्ण सिंह कोहस्तानी जी। ये इनमें से 90% लोग वे हैं जो खुद सृजन करते हैं, और अन्य कुछ रिंकी गुप्ता जी, और अन्य कुछ वे हैं जो कविता रचते हैं। सर, हमारी एक कोशिश रही है मंडली के माध्यम से भी कि एक जो अलग अलग पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियों में हम इसे विभाजित करते हैं। हालांकि एक बार उस समय की डायरेक्टर अनुराधा गुप्ता जी ने एक और राय दी थी कि 4 हिस्से कर लीजिए आप। लेकिन हमने जो 3 हिस्से करके रखे हुए हैं, 14 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से वाह ऊपर के बुजुर्ग, और बीच के लोग। वाह। तो इन इन अरे तीनों वाह। का एक सामंजस्य बिठाना, बुजुर्गों से सीख कर नीचे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जिसे कहा जाता है, उसकी हमारी हाँ। कोशिशें रही हैं। तो अनुराधा गुप्ता जी जो उस वक्त डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था एक और पीढ़ी बना लीजिए जो 14 साल से 22 साल तक की उम्र की है, क्योंकि वो भी एक अलग सोच के लोग होते हैं। तो इसे अलग वर्गीकरण में रखा जा सकता है। उस पर भी मंडली विचार कर रही है। जितना भी ऐसा हो पाए, जो सकारात्मक काम हो पाए, उसकी उसके लिए जो भी राय हमें मिलती है हम उस पर काम करते हैं। सबसे पहले अब बातचीत शुरू करते हैं। जो जिस समय का जो लाभ हमने उठाना है, जो आपसे बातचीत करनी है, जो आपके जीवन के जो तजर्बे हैं, जितने भी आपके अनुभव हैं, जिससे नई पीढ़ी को लाभ हो सकता है, या हम जो लोग हैं, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं उनको जो लाभ हो सकता है, वे सब बातें कोशिश करेंगे हम कि हो पाए। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ जो सबके लिए आपसे प्रश्न सविनय करूंगा, वह ये कि आपके अंदर एक तो लेखन कला जो आपका असली पहचान है, आपका असली परिचय है। और मैं भी नहीं जानता था कि आपके अंदर ये वाली प्रतिभाएं, गायन की और अभिनय की ये भी हैं, क्लासिकल म्यूजिक के आपने जानकार हैं, या पेंटिंग की। तो इतनी सारी चीजें, हालांकि कलाएं आपस में संबंध इनका रहता ही रहता है, फिर भी किस प्रकार निवाह हो सकता है इन सब कलाओं का एक साथ, इस पर जरा थोड़ी सी बातचीत आपसे चाहेंगे। सुरजीत जी, मैं मैं इस तरंग गोष्ठी से, वेबिनार से जुड़े हुए सभी मित्रों को, जिनके आपने नाम लिए हैं जी और जी। जो आगे भी जुड़ेंगे, उन सबों को मैं बहुत बहुत स्नेह, धन्यवाद और अपना प्रणाम
प्रेषित करता हूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं बड़ी गहराई से इस पे सोचता रहा हूं जी। कि क्या एक साहित्य का रचने लिखने वाला जी। एक कविता से जुड़ा हुआ व्यक्ति केवल सिर्फ कविता के जरिए क्या कविता को वो पूरापन दे पाता है? एक बात। दूसरी बात, अगर कविता को कला की संज्ञा देते हैं जो आज के वक्त में दे रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा यह कहना चाहूंगा कि जो प्राचीनतम भारतीय दृष्टि रही है वहाँ कविता को कला नहीं, ललित कला के अंतर्गत नहीं, इसे साक्षात विद्या की श्रेणी में रखा गया है और उपकलाओं में संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। खैर, ये अलग बात है, लेकिन आज के वक्त में काव्य को श्रेष्ठतम ललित कला के रूप में हम आप मानते आए हैं और कला का श्रेष्ठतम उदाहरण ये काव्य है। मेरे मन में प्रश्न उठता रहा है, क्या ये जो ललित कलाएं, अन्य ललित कलाएं हैं, क्या इनकी समझ आने से, इनके जुड़ने से कविता की कोई समझदारी या कविता के रचन गठन में कोई सहायता मिलती है कि नहीं? मैं व्यावहारिक रूप से दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी ही एक रचना की बात कह रहा हूं। मेरी एक कविता है जहां मुझे जब कोई दूसरा माध्यम नहीं मिला तो जो मैं कहना चाहता था उसको मैं पूरा कर सका, तो वहां संगीत मेरी सहायता में आया और मुझे लगा कि इससे बेहतर मैं कोई दूसरी अभिव्यक्ति इसको दे नहीं सकता था। वो पंक्तियां मैं कह रहा हूं। मीड़ से बिछड़ा विकल स्वर में, मीड़ से बिछड़ा विकल स्वर में, कसक बन हर उर विकल करता रहा, छोर पथ आलाप का मैं कांत, भ्रांत स्वर वन रंध्र में अटका रहा। नाद नभ से आ उतर तुम गीत के, छू मुझे एक राग, छू मुझे फिर राग एक भास्वर बनाया है। एक स्वर, एक स्वर तुम। तो यहाँ एक बिंब था। मैं हरिद्वार में रहता था तब, और सप्त सरोवर के किनारे मैं गंगा को बैठा निहार रहा था। मैंने देखा कि लहरें ताल तरंगे चल रही हैं चट्टानों को पर उछलती कूदती, और फिर सप्त सरोवर इसलिए कि वहां 7 धाराओं में गंगा बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। तेज धारा थी, मैं किनारे बैठा था। देखा कि उसी में से, उस दौड़ती हुई धारा के बीच से उछलकर छूट सी गई एक छोटी सी तरंग, और किनारे पर एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें आकर वो फंस गई। और फंस गई तो उसमें कुछ थिरकन, कुछ चंचलता, कुछ बेचैनी थी। मैं गौर से देखता रहा। देखना पड़ता है, रचयिता को, कविता को देखना पड़ता है, क्योंकि मूक से मूक दृश्य कुछ संवाद करते होते हैं। यदि सुन सको तो आप सुन सकते हो, यदि देख सको तो आप देख सकते हो। मैं उसे गौर से देखता रहा और उसकी बेचैनी को महसूसता रहा। तभी देखता हूं कि दूसरी लहर फिर दौड़ कर आई और उसे समेट कर वो आगे चली गई, और देखा कि वो उछलती हुई चली जा रही। ये दृश्य मेरी आंखों में था। जी। मैं इसको
एक कवि गोष्ठी की मैं अध्यक्षता कर रहा था और संचालन भी कर रहा था, दोनों काम कर रहा था। वहीं पर एक गीत मैंने सुना, मध्य प्रदेश से आकाशवाणी का वो कार्यक्रम था, तो बहुत सुंदर लगा। मैंने वहीं पर ये पंक्तियां लिखी जी। और उस बेचैनी को, उस उछलन को, मुख्य धारा से बिछड़ने के बाद की छटपटाहट को, और फिर अपनी धारा मिल जाती है तो उसके साथ दौड़ती हुई मस्ती को मैं कहना नहीं चाहता था, मैं महसूस कराना चाहता था, दिखाना चाहता था। और यहाँ पर संगीत मेरी सहायता में आया। मैंने कहा, मीड से बिछड़ा विकल स्वर में। मीड है शिफ्टिंग फ्रॉम वन माइक्रोटोन टू अदर, और ये संगीत की वो ऐसी वो प्रक्रिया है जहाँ बहुत सावधानी से हमको चलना पड़ता है। यदि वहां सुर छूट जाए तो फिर उसको अपनी धारा में लाने का काम बड़ा कठिन हो जाता है। और इसीलिए मैंने कहा, मीड से बिछड़ा विकल स्वर में कसक बन हर उर विकल करता रहा। दूसरी बात, मेरी एक कविता है जिस कविता में मैंने बिजली की कड़क को, मेघ के गर्जन को बिल्कुल ध्वनि में बांधना चाहता था, और वहां पर मैंने तबले के एक छंद से उस दृश्य को साकार किया ध्वनि के जरिए। दिग दिग त्राण प्राण ढाण धा धा धाक ढाण धा धा धा, दिग दिग त्राण प्राण ढाण धा धा धाक ढाण धा धा धा। यह उस पूरी कविता को यदि पढ़ा जाए और उसके साथ इसको, इस छंद को पढ़ा जाए, तो लगता है कि जो मैं कहना चाहता था, मूर्त करना चाहता था, वह इसके बिना संभव नहीं था। दूसरी बात, रंग हो की रेखा, सुर हो की ताल, शब्द हो की अर्थ, ध्वनि हो कि संगठन ध्वनि का, है तो अपने आप में एक संरचना। संरचना यानी सम्यक रचना। और इसके जरिए साहित्य या कविता कहकर आपको सूचित नहीं करता, उस प्रक्रिया से गुजार कर आपको उस अनुभव का हिस्सा बना देता है। इसलिए आप जानकर नहीं, अनुभव करके बड़े होते उगते हैं। ये कविता का, साहित्य का एक खास काम होता है। और इसी तरह कविता या साहित्य मनुष्य को गढ़ता, रचता, उसके मन को बदलता है, संवारता है। इसमें ये कलाएं एक दूसरे की सहवर्ती भी हैं, सहयोगी भी हैं, तो इसका काम चलता रहता है। एक अनुभव मैं दूसरा बताता हूं। एक बार हमने प्रयोग किया, ये बहुत पहले की बात है, जब मैं सर्विस में था। अब तो 21 वर्ष हो गए रिटायर्ड किए हुए मुझे। 21 वर्ष? तो 21 वर्ष हो गए मुझे रिटायर्ड किए हुए। और आज भी अगर कुछ ताजगी आपको मुझ में नजर आती हो, सुरजीत और मेरे मित्रों, और ये सोच, तो ये बस साहित्य और सकारात्मकता, रचनाशीलता से जुड़े रहने की वजह से। मैं कभी कभी कहता हूं, हर हाथ में कलम थमा दो, पूछी दे दो, मिजराब पहना दो, तो देखो छुरी चाकू का खेल खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उसकी बात ज्यादा करते हैं, इसकी बात हम पीछे कर देते हैं। तो ऐसे यह चलता रहा है।
और एक दिन अगर अलग से कार्यक्रम रखा जाए कि कलाओं का पारस्परिक अंतः संवाद, तो एक व्याख्यान में उस पर पूरे से कहूंगा, तब वो बात समझ में ज्यादा आएगी। मैं उसके लिए तैयार हूं, जी लेकिन जी, इतने ये छोटे सौभाग्य समय होगा। में उसको समेट पाना कठिन होगा। जी, तो ये सौभाग्य दो होगा, दो उसके लिए एक अलग से कार्यक्रम रखना हमारे लिए सौभाग्य होगा सर। बहुत बढ़िया। तो मैं भी ये कुछ लोग जो जुड़े हैं उनके नाम सर आपसे शेयर कर लेता हूँ, और साथियों से हाँ, प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई भी प्रश्न आप चाहते हैं सर से पूछना, जरूर हमारे जरूर। साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी नए लोग जुड़े उन्हें समझा दूं, उन्हें बता दूं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं मशहूर कवि जिनका नाम पहले आप सुन चुके होंगे, डॉक्टर अजीत वर्मा जी। कोई भी प्रश्न अगर आप चाहते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं सर। यहाँ बहुत सारे लोग जो हमारे साथ इस दौरान एक हेलो। वाईफाई होने के बावजूद कई बार सिग्नल की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यहाँ पे। तो कुछ जो नए लोग इस दौरान जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनके नाम पढ़ लूंगा। अ, ठाकुर चैन सिंह जी जुड़े हैं, अंकुश शर्मा जी जुड़े हैं, हिमांशु प्राशर जी जुड़े हैं, संजय कुमार इनकलाबी जी जुड़े हैं, रेखा ठाकुर जी जुड़ी हैं, विचित्र सिंह बैरागी जुड़े हैं, नेहा शर्मा जुड़ी हैं, मधु जमवाल जुड़ी हैं, हेमराज जी जुड़े हैं, कल्पना जसरोटिया जी जुड़ी हैं, अच्छी कहानीकारा हैं, रिंकी गुप्ता जी जुड़ी हैं, अजय आनंद जी, कविता दत्त जी जुड़ी हैं, कौशल तिवारी, ये राजस्थान से संस्कृत के कवि हैं, तो यह भी वाह जुड़े हुए हैं वाह। इस वक्त हमारे साथ। अलका मेरा शर्मा जी नया नमस्कार। नया लिख रही हैं। अलका शर्मा मेरा जी भी कह रही हैं नमस्कार सौंदर्य। सबों को। जी, अलका शर्मा जी कह रहे हैं कि सौंदर्य से परिपूर्ण काव्यात्मक विवरण संगीत की छटा भी संग संग दृष्टिगोचर हो रही है मानो। तो ये लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। मैं साथियों से साथियों से कहूंगा कि कृपया कोई भी प्रश्न अगर आप चाहते हैं सर से पूछना तो पूछते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई और साथी भी इस कार्यक्रम को देखे तो इसको अपनी वाल पर भी शेयर कर सकते हैं या उसके साथ इनबॉक्स भी कर सकते हैं। सर मैं भी आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही। हाँ आ जी। रही है। तो मातृभाषा जो आपके क्षेत्र की है मैथिली ही है। जी हाँ। जी हाँ। तो मैथिली का क्या मातृभाषाओं का जो हाल बाकी क्षेत्रों में है वही हाल वहाँ किस प्रकार का हाल है मैथिली का, यह जानना चाहूंगा। मैथिली में साहित्य देखिए, रचने जहाँ का। तक, जी हाँ, मैथिली हमारे यहाँ की भाषा है, मातृभाषा है, और बड़ी समृद्ध भाषा है, बड़ी पुरानी भाषा है। ये तो हर कोई स्वीकारेंगे। और विद्यापति को कौन नहीं जानता, उमापति को कौन नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। तो चौधरीश्वर नागार्जुन ठाकुर को नागार्जुन भी उसी और क्षेत्र के हैं। नागार्जुन जी, नागार्जुन यात्री जी हमारे समय के, हम लोग उन्हें, वो मेरे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं जी उनका नाम सुनकर बेवल हो गया, मुझे बहुत प्यार करते थे। जी। हम बाबा, सब कोई बाबा कहकर पुकारते थे, वो हाँ। बहुत प्यार करते थे मुझे। मेरे जी। डेरे भी आते थे। अच्छा। और उनका एक नाम यात्री है, मैथिली में उन्होंने यात्री करके लिखा है। तो यात्री नागार्जुन हम लोग कहते हैं। तो नागार्जुन जी हैं हमारे यहाँ अभी के समय में, एक से एक कवि, उपन्यासकार, समीक्षक डॉक्टर भीमनाथ झा हैं। अभी कुछ दिन पहले आप मिले होंगे सुरजीत, चंद्रनाथ मिश्र जी, अमर से जब आप आए थे साहित्य अकादमी वाले कार्यक्रम में 2017 में, हाँ दरभंगा, जहां मिला आपसे होगा। मेरी जी जी मिला होगा पहली मुझे। मुलाकात हुई थी। नाम नाम भूल जाते हैं, कुछ लोग हाँ याद रह जाते हैं हाँ कुछ। हाँ। तो बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग थे, 98 99 वर्ष की उम्र में अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। जी तो वो हुए, आचार्य सुमन हुए, मधुप जी हुए, नागार्जुन तो खैर क्या कहना है। तो ये सब साहित्यकार, अभी के समय में गौरीनाथ हैं, डॉक्टर श्रीधरम हैं, रमाकांत रमन हैं, डॉक्टर भीमनाथ झा हैं,
जी। और इन सबों ने भरपूर साहित्य की सेवा की है, मैथिली की सेवा की है, बड़े उत्साह से सेवा कर रहे हैं और इसको समृद्ध कर रहे हैं। मैं जरूर देखता हूं कि कुछ पुरानी विचारधारा को पकड़े हुए लोग हैं, लेकिन जी। नई पौध भी और नई विचार के लोग भी काफी काफी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जी। मुझे इसका मैं इसे अच्छी हालत में देख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वक्त के साथ दूर होंगी, क्योंकि अब नई सोच वाले लोग, नई जी। नजर वाले लोग, नए ढंग से जिंदगी को समझने परखने वाले लोग इस भाषा के साहित्य में भी काफी मजबूती से और काफी संख्या में आगे बढ़ रहे हैं। जी, शुक्रिया। यहाँ कुछ हाँ। कमेंट्स आ रहे हैं। कविता दत्त जी कह रही हैं कि मन कह रहा है आपको सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। वेद मल्होत्रा जी धन्यवाद। जुड़े हैं। कीर्ति ठाकुर जी जुड़ी हैं। सुप्रिया शर्मा जुड़ी हैं। अन्नू सिंह जुड़ी हैं। ये हिंदी की ही लेक्चरर हैं और हिंदी की अच्छी जानकार हैं। नेहा शर्मा जी कह रही हैं इट्स गुड, इट्स रियली गुड टू हियर यू। पंकज सारस्वत जी जुड़े हैं, ये अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। तो सब अच्छा, वाह। लोग जो अदीब लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त। और मैं फिर से सबसे प्रार्थना करूंगा कि कोई प्रश्न आपका हो साहित्य को लेकर। आपने सुना विद्यापति इत्यादि इतने बड़े बड़े नाम जिनके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। मलूप सिंह जी जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो प्रश्न करूंगा, नागार्जुन जी का भी हमने नाम लिया, और बाबा जी से, आप बाबा नागार्जुन जी से तो आप बहुत बार मिले होंगे, कई बार बैठे होंगे। उनके बारे में कुछ जी ऐसी जी। रोचक बातें मैंने भी सुनी है। और उनके जीवन के अंतिम दिनों में जब उनको शायद चमड़ी का कोई रोग था, उसके बारे में भी सुना है। और लेकिन ज्यादा इतना नहीं सुना जितना उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और मिथेश निर्मोही जी जो राजस्थान से हैं, उनके जी साथ एक जी। कार्यक्रम में जाना हुआ इकट्ठे। तो रास्ते में यात्रा के दौरान उन्होंने नागार्जुन जी के बारे में कुछ बातें बताई थी, कितने अक्खर स्वभाव के थे और किस तरह का। तो उनके बारे में कुछ रोचक बातें अगर आप हमसे साझा कर पाए उस दौरान। कुछ भी अगर कोई और दर्शक पूछना चाहे तो कृपया पूछे। यहाँ जुड़ चुकी हैं जीवन ज्योति जी, जुड़ चुकी हैं, चमन लाल जी जुड़ चुके हैं जी। सर, मैं चाहूंगा कि आप नागार्जुन जी को लेकर कुछ रोचक तथ्य हमारे साथ साझा करें। आ, बाबा नागार्जुन जी के संबंध में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, जी। जिससे मैं चाहूंगा कि बातें रोचक तो होंगी ही, जी। लेकिन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को समझने में शायद उससे ज्यादा सहायता मिलेगी। जी। आ, मेरा उनसे मिलना जुलना होता था। दरभंगा जी। जब भी आते थे, और अपने आखिरी समय में तो वो दरभंगा में ही रह गए थे। जी। मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई जैसे मित्र थे डॉक्टर गणपति मिश्र, जी। हृदय रोग विशेषज्ञ थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। और उनकी पत्नी आशा मिश्र, जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं, अकादमी जी। पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनके परिवार से बहुत गहरा संबंध उनका जी। रहा। मैं अपने घर पर, मैंने एक पुस्तकालय बना रखा था अपने माता पिता की स्मृति में। जी। उसका नाम रखा था रामेश्वर सूर्यकांता स्मृति अध्ययन केंद्र। जी। मेरे माता पिताजी का नाम आपने सुन लिया होगा, जी। रामेश्वर सूर्यकांता। जी। जी। रामेश्वर मेरे पिताजी पिताजी। का नाम हुआ, सूर्यकांता मेरी माता जी। 3-4 कमरों में वो पुस्तकालय मेरे घर में था। आज मैंने वो सारी किताबें विश्वविद्यालय को दे दी। कुछ किताबें मैं रख चुका हूँ, रख रहा हूँ। उस पुस्तकालय का उद्घाटन था, बाबा को उद्घाटन करना था। जी। मेरा मतलब है नागार्जुन जी को। जी। जी। मेरे घर तक पहुंचने वाली गली कुछ सकड़ी थी।
वो आए जब, तो सबके सब बैठे थे। बहुतों को बहुतों को लगा होगा कि इतने बड़े कवि आ रहे हैं, ऐसे होंगे वैसे होंगे। लोग कुछ और ही तस्वीर अपने मन में जो जानते थे वो तो जानते थे, जी जी। लेकिन बहुत लोग थे। तो बाबा आए तो एक रिक्शा पर थे। मुख्य सड़क तक तो गाड़ी से उनको ले आए, लेकिन उस गली में पैदल चलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, तो रिक्शा पर मैं हाँ ला रहा था। जी। तो और जो लोग थे वो ऐसे ऐसे खोज रहे थे कि जिनको लाने गए वो नागार्जुन कौन कहाँ से है। हैं? जी 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 हाँ, जी जी। ये तो रिक्शा से एक आए हैं, बूढ़े आदमी हैं, माथ सिर पे एक गमछा कहते हैं उसको लपेटे हुए, एक पाजामा, एक कुर्ता बेढंगा, और रहन सहन तो बिल्कुल, वो तो बौरम मस्त मौला आदमी थे। हम्म। तो लोग तलाश रहे थे, जो जानते थे वो तो जान गए, लेकिन लोग तलाश रहे थे। और कुछ ने मेरी पत्नी से पूछा कि वो जो आने वाले हैं वो नहीं आए हैं क्या। जी तो उन्होंने बताया कि जिनके पांव छू छू कर सब प्रणाम कर रहे हैं वही जी उद्घाटन करेंगे। जी जी। तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि इतना बड़ा नाम, ये तो रिक्शा चलाने वाले के रिक्शा पर मुझे लगा कि कोई रिक्शा वाला बैठा है। ये सहजता, बिल्कुल। ये सरलता, जी और ये उनका सहज सरल रूप हमेशा बना रहा। जी जो जिनकी कविताओं को पढ़कर लगता था कि यह व्यक्ति आग उगल रहा है और जीवन में भी क्रांति को अपने भीतर से सिरज रहा है, और क्रांति को कह नहीं रहा है, जी रहा है। जी ऐसा व्यक्ति कितना मुलायम हो सकता है, एक उदाहरण मैं देता हूं। जी। उन्होंने डॉक्टर गणपति मिश्रा के सामने कहा मुझसे कि अजीत, तुम तो अभी तक बच्चे ही हो। उनको बच्चे का बाल सूंघना बहुत अच्छा लगता था, ये आप नहीं जानते होंगे। अच्छा। जब नहीं। किसी घर में छोटा सा बच्चा जन्म ले ना, और घर में आना जाना हो, तो उसके बाल को वो सूंघते थे। और उस बाल से जो पसीने वाली गंध आती थी, बाबा में घ्राण की जबरदस्त पहचान थी। अच्छा। अरे वो गंध को लेकर के जैसी जैसी चीजें अपनी कविताओं में लिखी हैं, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, तो आप दंग रह जाएंगे। हम्म। तो तो कहते थे कि अजीत, मैं वो मेरे बाल को सूंघते हम्म। थे इस उम्र में भी। तब की बात कह रहा हूँ। जी। कहते थे तू अभी तक अपने भीतर उस बच्चे को छिपाए हुए है, वाह तुम्हारे बाल वाह से वो गंध आती है। वाह वाह वाह। और कहा कि तू कैसे जिएगा अजीत, बड़ा प्यार करते थे, तो हम्म। सिर से पांव तलक दिल ही दिल है, वाह कैसे वाह वाह, जिएगा। क्या बात है, सर से सिर पांव से तक पांव दिल ही तक, दिल है। हाँ, वाह ये वाह कई दफा वाह डॉक्टर वाह गणपति वाह। मिश्र ने क्या पंक्ति कई है, जगह वाह। कहा, मेरा परिचय देते हुए, कि तू जी। सिर से पांव तक दिल ही दिल है, कैसे जिएगा। तो वाह मैंने कहा वाह बाबा, वाह। ये दिल वाला जी लेगा, क्योंकि ये अपने सिर पर बड़ा हाथ रखने वाला है, आपका जी हाथ है। जी। तो देखिए कितनी सौभाग्य की बात हम सब लोगों की है कि वे नागार्जुन जिनके लिए सिर्फ हम पढ़ते थे, इतने महान आदमी, उनके साथ आप जी चुके हैं और वो सारी बातें हम तक पहुंच रही हैं। कुछ प्रश्न ले लेते हैं सर, उसके बाद बात उस नहीं, तरफ भी ले एक जाएंगे फिर एक से। बात जी और, जी नहीं, एक जी जी बात जरूर। जरूर बहुत सर, जरूर संक्षेप सर, में। बोलिए सर, प्लीज प्लीज। जी माता जी जब गई, ये जी बड़ा गजब बात है। माता जी, जी मैंने उनकी पत्नी, जी जब उनका देहावसान हुआ तो मैं जी। उनके गांव गया। तरौनी गांव है दरभंगा से, 20-22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। हम्म। बाबा आंगन में खाट पर लेटे हुए थे। जी देखिए, बोला नहीं जाता, मौन कितना कुछ कहता, ये मैं आपको, और चूंकि साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं
वो जी इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब मैं मिलने गया तो उनके बड़े लड़के शोभाकांत जी अंदर हमको ले गए। बाबा एक चादर देह पर रखे हुए, सर ढके हुए लेटे हुए थे। शोभाकांत जी ने कहा कि अजीत बहु एलखिन है। मैथिली में कहा, अजीत बहु एलखिन है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। इसको अनुभव करो, सबको ही अनुभव करो। मेरी तरफ देखा, आंखों की कोर पर कुछ नमी आई हुई थी। सिर्फ एक वाक्य कहा, चली गई। और मेरे हाथ को पकड़कर कलेजे पर रखकर और फिर सिर पर उन्होंने वो चादर रख ली। हाथ पकड़े रहे सुरजीत, जाने कितनी देर तक। बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन बाबा का गलना पिघलना मेरे रेशे रेशे में अनुभव किया था। ऐसा मीठा, ऐसा तरल, ऐसा सजल मान वाला या आग लिखने वाला नागार्जुन व्यक्तिगत जीवन में ऐसा मीठा, ऐसा मीठा, ये क्षण मैं नहीं भूल सकता। आज भी सिहर जाता हूं उस स्पर्श को याद कर। जी। हाँ, कुछ बातें। हाँ, कुछ प्रश्न आए हैं जी। यहाँ। एक सेकेंड। कल्पना जसरोटिया जी पूछ रही है कि सर, आपको भी राइटर्स ब्लॉक का अनुभव होता है क्या? लगातार र- कुछ देर तक कुछ नहीं लिखा जाए। हाँ, हाँ, हाँ। जी, कल्पना जब जी, कल्पना जसरोटिया ये जी हैं, यही ये यही कहानीकारा हैं बहुत प्रश्न है अच्छी। ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी जम्मू में। आ, हाँ, आपके आपके वो उस पर जो मित्र मंडली आपकी है, उसमें जी कई जी, दफा मैंने। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। कल्पना जी नमस्कार। आपने पूछा है राइटर्स ब्लॉक के बारे में। होता है, होता है। और मेरा अनुभव है, कभी कभी बहुत लंबा भी चलता है। मेरे साथ खुद हुआ है। हम्म। और मेरी एक कविता है जो मैंने जेएनयू में साहित्य अकादमी ने एक बहुभाषीय गोष्ठी की थी, काव्य गोष्ठी। तो उसमें मैं गया था, तो मैंने वो कविता पढ़ी थी, आओ ना। जी जी। हेलो, हेलो, हेलो। सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, लेकिन आपका वीडियो स्टिल हो गया है। अगर आप एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करें, एग्जिट करके एक बार फिर से ज्वाइन करें अगर, तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ही रहिए, एक बार फिर से ज्वाइन करिए, मैं उसको ऐड करूंगा। जब तो आपका वीडियो जो स्टिल हो गया है वो ठीक हो जाएगा। ये होता है सिग्नल के कारण, तो क्या नेटवर्क के करूं कारण। मैं? क्या आप करूं? उस लिंक पर फिर से क्लिक करिए एक बार। ओ, इसको बंद उसी लिंक करके? पर बंद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन तो मैं एक कैसे? को एग्जिट कर दूंगा, आप फिर से उसे क्लिक करिएगा। तो वो वो आवे तब ना। यही तो, हाँ, यही व्हाट्सएप तो पे आता जाके नहीं। उस लिंक पे उस लिंक पर फिर से क्लिक करिएगा। तो कैसे? ये इसको तो बैक करना होगा। हाँ जी, बैक तो ना भी बैक करेंगे के, तो भी चलेगा। तो दूसरे पे लिंक तो क्लिक आ करेंगे। नहीं रहा है, हाँ जी। दिख नहीं रहा है। अब आप व्हाट्सएप पे जाइए सर। ओ, व्हाट्सएप पर जाएं। हाँ, अच्छा। व्हाट्सएप पे जाके आप लिंक पर क्लिक करिए। ये तकनीक की थोड़ी समस्या रहती है बुजुर्गों के साथ, तो कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे पूछा था, कल्पना जसरोटिया जी का प्रश्न कि क्या आपको भी राइटर्स ब्लॉक का अनुभव होता है, तो इस पर वे अभी बात शुरू कर चुके हैं। देखते हैं फिर से ज्वाइन करते हैं तो।
क्या कहते हैं इस पर। हालांकि यह सबके साथ होते हैं, और जितने भी राइटर्स यहाँ जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसमें उदासीनता की कोई बात नहीं होती। जी, वे फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। आ गए? मैं आ गया। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। तो आप कल्पना सुन रहे हैं? जिसरोटिया जी का प्रश्न था, सर आपको भी राइटर्स ब्लॉक का अनुभव होता है? अगर हो सके तो कल्पना जिसरोटिया जी की कहानियों पर भी बात कर लीजिएगा, और साथ में अपने इस प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिएगा। हाँ, तो होता है, होता है। जी। मेरे साथ भी हुआ है। और करीब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक मैं एक शब्द नहीं लिख सका। हम्म। बैठा रहता था और नहीं होता था। जी। और फिर उस ब्लॉक को मैंने ये सोचा जी। कि न कोई विचार आ रहे हैं, हम्म। न कोई विषय वस्तु समझ में आ रही है, हम्म। न सही शब्द मन में आते हैं। बैठा रह जाता हूँ और कुछ होता नहीं है। हम्म। ऐसा बहुत दिनों तक चला। जी। फिर एक दिन मेरे मन में आया, कविता लिखने के लिए मैं बैठा रहता हूँ, मैं अपना अनुभव हम्म। कह रहा हूँ, जी। और महीने दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कविता आती नहीं। जी। कविता की तो बात छोड़ो, एक शब्द नहीं आता। हम्म। तो कविता को थोड़ा पुकारा जाए, कविता ही को बुलाएं, जी। और कैसे कैसे आए इसी को क्यों न कहा जाए। हम्म। मेरे दिमाग में बात आई, आओ ना। और मैंने कविता को माँ के रूप में पुकारा, हम्म। प्रिया के रूप में पुकारा, जाने कितने रूपों में पुकारा। और अंत में मैंने उससे कहा, मुझको मुझी से छीन, मुझ में तुम खुद को भरो, मुझे अर्थवान करो, मुझे पूर्ण काम करो, आओ ना। वाह, 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 तो वाह। कभी कभी जो यह सूनापन होता है, तो हम आजू बाजू विजय विषय को तलाशने की कोशिश करते हैं। हम्म। बेहतर यह होता है कि जो सूनापन, और आप जानते हो कि सूनापन का बोझ बड़ा भारी होता है। जी। सूनापन का बोझ इतना भारी होता है, खालीपन का बोझ, कि वो आदमी को बेचैन कर देता है। हम्म। और फिर मैंने तब उसी सूनापन को ही विषय बनाया। जी। जी। और वो बात फिर आई गई, हो गई। राइटर्स जी। जी। ब्लॉक आया करता है, जी। आया लेकिन करता घबराने है। की ज्यादा जरूरत नहीं होती। घबराने की जरूरत नहीं है। जी। और तब एक जी। बार कोशिश करो कि जी। जो ना हो रहा है उसी ना होने को लिख जाओ, कह जाओ। वाह, वाह। असल में ऐसा वो है कुछ। सर कि हमारी मंडली में देखिए इतने सारे राइटर्स हैं, तो हाँ, एक वक्त में 5-6 ऐसे राइटर्स होते हैं जिनको राइटर्स ब्लॉक रहता है। तो हाँ, फिर उनसे वार्तालाप मेरा ही रहता है, मुझे ही कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, क्योंकि वे 5-6 लोग जब मुझे से संपर्क करते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ नहीं सूझ रहा, तो एक वक्त में हाँ। 5-6 लोग कम से कम ऐसे रहते हैं जिनको राइटर्स ब्लॉक होता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत सही था, इस समय नहीं, रेलेवेंस था। होता है। अब बड़े बड़े लोगों को हुआ है, बड़े बड़े जी। लोगों को हुआ है। जी। लेकिन उसका एक तरीका जो मैंने अपनाया वो यह, कि जो सूनापन है उसी सूनापन को लिखो, जी। उसी छटपटाहट बेचैनी को लिखो, लिखना जी। शुरू कर दो। वो टूट जी। जाएगा, कुफ्र टूट जी। जाएगा। जी। हाँ। अभी अभी दूसरा प्रश्न प्रोफेसर पंकज सारस्वत जी का है। प्रणाम माननीय, संस्कृत साहित्य का हिंदी साहित्य पर कितना असर व निरंतरता दिखती है? संस्कृत साहित्य का हिंदी साहित्य पर कितना असर व असर। निरंतरता दिखती है? दो प्रश्न है इनके। पहला प्रश्न यह है, और दूसरा प्रश्न है कि मार्क्सवादी विचारधारा का कितना असर रहा है हिंदी साहित्य पर, और भविष्य में तथा भविष्य परिधि में आप इसे कहां तक देखते हैं? दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि संस्कृत का कितना एक प्रभाव रहा हिंदी साहित्य पर, दूसरा है मार्क्सवादी विचारधारा जो साम्यवाद से साहित्य में या प्रगतिवाद से साहित्य में कहा जाता है, वह कितना एक है हिंदी साहित्य में, और आगे क्या क्या होगा इसको लेकर। जी सर। हाँ, जी, बहुत अच्छा प्रश्न है।
मैं संस्कृत साहित्य के असर की बात कह रहा हूं। जी तो ये तो मान कर चलिए कि संस्कृत साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्य पर रहा ही रहा है, और जी। आज भी चाहे वो, यदि हम कोई ऐसी विषय वस्तु तलाशते हैं, ऐसा पात्र लेते हैं, हम्म। इसको ऐसे समझा जाए जिस पात्र का सिंबॉलिकल डायमेंशन है, प्रतीकात्मक आयाम है, जी और वो अपने आप में आने वाले वक्त के लिए भी कोई नजर दे जा सकता है, जी वर्तमान में भी उसकी कोई संदर्भशीलता या प्रासंगिकता बनी रहती है। जी क्योंकि जो कोई चरित्र या कोई पात्र ऐसा होता है जो किसी ऐसे शाश्वत मूल्य को स्थापित करता है जो मनुष्य की सांस्कृतिक और सांस्कृतिक पहचान को हर स्थिति में कायम रखे और मनुष्य को मनुष्य के रूप में उसकी पहचान दे। हम्म। तो ऐसे प्रतीक पात्र यदि खोजने होंगे, तो जी अभी हम कोई ऐसा नया पात्र गढ़ें तो वह एक बहुत लंबे समय के बाद यदि उसमें शक्ति हम दे पाए, तो वो जाकर वो सिंबॉलिकल डायमेंशन प्राप्त कर सकेगा। हम्म। लेकिन संशय की एक रात लिखी गई, अग्निलीक जी लिखी गई, जी महाभारत की कथा और राम की कथा को लेकर के बहुत सारे लिखे गए, राधा और कृष्ण के प्रसंग को लेकर कनुप्रिया जैसी चीज आई, जी जी महाभारत को लेकर के अंधा युग जैसा। जी तो कहीं न कहीं सुरजीत और जी अपने मित्रों से मैं कहता हूं कि इसके लिए तो हमें संस्कृत के पास जाना पड़ा है, जाना हम्म। पड़ता रहेगा, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अंधा युग में अब जी समझना यह है कि अंधा युग में संशय की एक रात में, चाहे अग्निलीक में, जी क्या जो लिखा गया है वह बिल्कुल उल्था है जो पहले रामायण या महाभारत में कहा गया है, या उसका कुछ नया संदर्भ भी बनता है? बिल्कुल 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 यही बात सर, बिल्कुल यही तो बात। देखिए, किसी में काला तीतता, यानी युग को पकड़े और युग को लांघ जाए, जी जी। दोनों चीज साइमल्टेनियसली, हम्म। युग से बिल्कुल कटा न रहे लेकिन युग को लांघे। क्योंकि वहां पर, अब एक चीज यहां पर मैं बताऊं कि ऐसा जो साहित्यकार होता है वो प्रज्ञावान होता है, और हम्म। प्रज्ञा वहां काम करती है जहां चेतना की तीन तीन प्रक्रिया चलती रहती है: स्मृति का अतीत से, मति का वर्तमान से, बुद्धि का भविष्य से। हम्म। ये तीन वृत्तियां जब एक साथ काम करती हैं तब प्रज्ञावान होता है, और प्रज्ञावान जब रचता है तो वो आर्ष रचना हो जाती है। आर्ष रचना इसलिए हो जाती है, ऋषि की रचना इसलिए हो जाती है कि वो दृष्टा हो जाता है। मंत्र दृष्टारे है वाह ऋषया। वाह वाह वाह। तो वो देख लेता है, वो काल में रहते हुए काल को लांघता है, पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी छलांग मारता है। तो जहां इन तीनों कालों की रोशनी हमें मिले, दिशा मिल जाए, इसके लिए परंपरा तो चाहिए होती है। लेकिन इसी को इलियट ने कहा कि परंपरा रूढ़ानुगतिता नहीं है। हम रूढ़ी को ना लें, हम उस परंपरा को क्या कहते हैं, ट्रेडिशन इन्वॉल्व्स ए हिस्टोरिकल सेंस।
जी। और यह इतिहास बोध को इलियट क्या कहते हैं? इट इज नॉट द परसेप्शन ऑफ द पास्टनेस ऑफ द पास्ट, बट द परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पास्ट। प्रेजेंस ऑफ तो द पास्ट, हमने वाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अंधा युग का जो ये, उदाहरण सर आप दे रहे थे, वो हाँ भी ऐसी ही बात है कि प्रेजेंस ऑफ द पास्ट। हाँ, हुकूमतें और फिर बदलती वो, हैं, जनता वहीं की वहीं। जी। तो ये जो है, और यही पर इंडिविजुअल टैलेंट है जो जी। उसे एक नई छलांग, एक नई रोशनी देता है। तो जी। संस्कृत से हम कट नहीं सकते, जी। और उसके प्रभाव को, हमारी मनीषा का जो गठन है, इसकी गढ़न है, रचन है, जाने अनजाने यह हमारे जीन में है, वो है, जी। इसको मानना पड़ेगा। जी। अब रही मार्क्सवाद की बात। जी। जी। मार्क्सवाद ने भी हमारे वक्त को बहुत गहरे से और बहुत ताकत से प्रभावित किया। निस्संदेह हिंदी में तो मार्क्सवादी समीक्षा एमए में और ऑनर्स में तो इसका एक पत्र ही पढ़ाया जाता है। और हम्म। एक लंबी फहरिस्त और सूची मिलेगी इस प्रकार के हिंदी साहित्यकारों की, रचनाकारों की, जो इस विचारधारा से जुड़े रहे और उस विचारधारा की रोशनी में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जिनमें बहुत कुछ हम्म। महत्वपूर्ण भी हैं। तो देखो, इसको मैं थोड़ा आ, समावेशी चित्त का आदमी हूँ। हम्म। जहां जहां जो अच्छा होता है उसे ग्रहण करते हैं, और हम्म। आंख किसी से नहीं मूंदते, और ना अलाउ करते हैं कि कोई दूसरा मेरी आंख मूंद दे। हम्म। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी। जी बिल्कुल ना, बिल्कुल। मैं अपनी आंख मूंदता नहीं, और ना किसी को ये इजाजत देता हूं कि आकर मेरी आंख मूंद दे, और तू जो कहे वही मैं मानू। जी। तो खुली आंख और खुला मन, चौड़ा कलेजा, हम्म। ये सब जब होता है तो साहित्य के क्षेत्र में उतरना चाहिए। ये बड़े वाह हौसले का और बड़े हिम्मत का काम है जी। वाह 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 ये वाह गढ़ने वाह रचने का काम है। ये तत्काल वो वो फास्ट फूड नहीं है। वाह तो वाह। हाँ, तो लोगों ने किया है, और उससे भी आप। नजर मिली है। तो जी। मैं यह कहता हूं जी। कि जहां जो अच्छा है, जी। अब हम कैसे कहेंगे कि आधा गांव को हम कैसे नहीं स्वीकार स्वीकार करेंगे? जी अपने आप में वो भी तो जबरदस्त चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य तो समावेशी है। हाँ, जी। देखना यह है कि इस विचारधारा के बहाने, चाहे वो विचारधारा कोई हो। हम्म। मैंने एक बार लिखा था, न दक्षिण न बाम, ये रास्ता है आम। मैंने वो कविता आहा, पूरी नहीं की। ये कविता नहीं पूरी क्योंकि एक पार्टी आम आम वाली पार्टी भी बन गई। हमने कहा भाई ये लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो ये खुला मन, खुली सोच होनी चाहिए, क्योंकि आखिर हम अगर बंध जाएंगे जी। इधर या उधर, तो हम टॉर्च बियरर कैसे होंगे? वाह भाई वाह हमारी जिम्मेवारी बड़ी होती है और गहरी होती है। वाह। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। हमारी पहचान या और हमारे ऊपर अनुशासन यही होना है कि हर शुभ का स्वीकार और अशुभ से परहेज। बिल्कुल किसी चौड़ा विचारधारा कलेजा के साथ पूरी तरह बंध के रहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, जो हर शुभ एक हो। चीज का मंथन करके उस पर चिंतन मनन हाँ, करना चाहिए। और देखिए ऐसा निस्संदेह। ही, देखिए कैसा इत्तेफाक है कि ऐसा ही अगला प्रश्न है। अलका जी पूछती हैं कि माननीय सर, लेखकों और कवियों में सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसा क्यों है कि सम्मान मिले बिना कुछ सम्मानित महानुभाव अपनी रचनाओं को अपूर्ण समझते हैं? ऐसा ही प्रश्न लगभग मुझे लगता है ये उसी तरह का प्रश्न है कि लेखक किस प्रकार, आपने कहा बहुत दिलेर होना चाहिए, ये अग्निपथ है, ये आसान रास्ता नहीं है, बहुत दिलेरी की बात है, बहुत समझबूझ की बात है, और सच्चाई का रास्ता है। तो इस प्रकार का आदमी अगर वो भी सम्मान की भूख के लिए तड़पने लगे तो मेरे ख्याल से लक्ष्य विहीन हो जाएगा। तो ऐसा ही एक प्रश्न अलका शर्मा जी करती।
मैं तो इत्तेफाक जी रखता हूँ इस विचार से। और चौंकाने वाली बात है कि हालांकि मैं कोई कठोर कमेंट नहीं करना चाहता, इस उम्र में मैंने बड़ा सब्र किया है, जी और बड़ा सब्र करने का आप सबों का प्यार मिल रहा है, तो जी सम्मान तो ये है सबसे बड़ा। जी मैं तो जी दरभंगा के इस कोने में बैठा हुआ हूँ, और आप इतने लोग मुझे प्यार से सुन रहे हो। अब मैं खोजूं कि मेरी किताब को सम्मान नहीं मिला तो ये छोटी हो गई, वाह वाह, और सही बात है। सम्मान मिल गया इसलिए वो बड़ी हो गई। तो तुम तो सुरजीत थोड़ा बहुत मुझे जानते हो, जी मैंने तो अपने तय परहेज किया है। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि मैं बड़ा साहित्यकार हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं, तुम सबों से सीखने के लिए बैठा हूं, हर क्षण सीखता हूं। हम्म लेकिन अगर आदमी बेचैनी पाएगा, मैं एक व्यावहारिक बात कह रहा हूं, हम्म वो लक्ष्य रखेगा कि मुझे यह सम्मान पाना है इसलिए लिखना है, समझ रहे हो? जी तो जी लक्ष्य अगर लिखने, तुम्हारा साहित्य तुम्हारा साध्य न होकर साधन है किसी ऐसे लक्ष्य का जहां तुम इसके जरिए पहुंचना चाहते हो, जी तो तुम्हारा समर्पण साहित्य के प्रति कितना होगा? जी दूसरी बात, साहित्य तो एक बहाना पर हो जाएगा, और उस लक्ष्य को हासिल करने का एक स्टेपिंग स्टोन। और शायद बुरा न माने तो हो सकता है हम बहुत सारे समझौते कर बैठे जी बिल्कुल जो बिल्कुल हमारे अपने मूल्यों के क्षरण का एक सूचक होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। सम्मान मन से हो, बड़ा अच्छा है। जी हमें निरंतर खुद से खुद को लांघने की, हमारे सम्मान को सामने न रखो, बस देखो कि आज जो मैंने किया है इससे बेहतर मुझे क्या करना है, कल मैं एक बहुत कदम आगे बढ़िया, बढ़ा के नहीं, और वो बहुत अच्छी बढ़िया। तरफ बढ़ा के नहीं, ये होना चाहिए। और इसी से, और रही बात रिकॉग्निशन की, तो भर्तृहरि हम्म, ने कहा किए जा रहा हूं। हो सकता है पृथ्वी इतनी बड़ी है, काल अनंत है, कहीं कोई समान धर्मा होगा, तो हो सकता है हम्म, उसे मैं अच्छा लग जाऊंगा। जी तो ये धैर्य तो रखना होगा। और मैं समझता हूँ साहित्य के स्वास्थ्य के लिए ये बेचैनी अच्छी नहीं है कि मुझे यह पा लेना है, यह पा लेना है, यह पा लेना है। जी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ा बहुत जानते होगे, अभी हाल में एक सम्मान की बात आ रही थी जो मैंने तुमसे पूछा था, कहा था, जी और अंततः मैंने निर्णय लिया कि मैं मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा कि मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं कि मैं कैसे जी कुछ करता जी। तो ले लेता, क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं ऐसे, ज्यादातर लोग सम्मान के लिए नहीं। ही लिख रहे हैं। अच्छा, चलो जी चलो, मैं किसी को कुछ कहता नहीं, चलो इस जरिए भी कुछ बढ़ रहे हैं तो अच्छा, जी भगवान सबको सद्बुद्धि दे, और क्या कह सकता जी। हूँ। ये त्रासदी है, और हम बहुत जोर से, आपने बहुत मुलायम शब्दों में सारी बात कही, लेकिन हम बहुत जोर से इस बात पे बार बार मंडली की ओर से एक शोर सा हमने शुरू कर दिया है कि पुरस्कार के लिए ना लिखिए, साहित्य साध्य है, साधन नहीं। अजय अनंत जी कह रहे हैं, बच्चों जैसी मासूमियत, भावनाओं से भरा दिल, उम्र का तजुर्बा, प्यारी सी आवाज में आपकी बातें किसी कविता से कम नहीं लग रही हैं। नमन है अरे आपको अजीत वर्मा जी। हम्म। अरे तो अरे अरे, बहुत 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 स्नेह आपको, बहुत बहुत स्नेह आपको, तो अजीत बहुत बहुत। वर्मा जी, हाँ जी, यहाँ एक प्रश्न आया है सर। स्वर्ण सिंह कोहस्तानी है, ये लोक शैली में ज्यादा कविताएं लिखते हैं, डोगरी की कविताएं लिखते हैं, और दूरदराज एरिया के रहने वाले हैं, बसंतगढ़ के। एक प्रश्न पूछने की आज्ञा चाहूंगा, कविता लिखते हुए कभी कभी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाना उचित है कि नहीं? हालांकि जो शब्द पच पाए वही प्रयोग में लाए जाते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें।
जब एक भाषा में हम लिख रहे हैं, डोगरी, ये डोगरी के लिए ही कह रहे होंगे, तो बीच में जी, केवल हाँ उर्दू हाँ हिंदी के हाँ। जो शब्द, जी, तो उसके लिए आप मार्गदर्शन करें। देखिए, भाषा बहुत बड़ी चीज है, जी। और भाषा से किसी रचना की पहचान भी बनती है, जी। निस्संदेह। तो लेकिन जहां आप यह समझ रहे हैं जी। कि जो मैं कह रहा हूं जी। या कह रही हूं, जी। उसके लिए ये शब्द और वो शब्द समझ में आने वाली हो, हम्म। ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि वो दूसरी भाषा का शब्द हो, लेकिन वो पूरी, यदि आपके भाव को वो पूरेपन में कह दे, और वो ऐसी भाषा हो जो आप जिस भाषा में लिख रहे हैं उस भाषा वाले को भी समझने में दिक्कत नहीं, मतलब आम फाम हो। तो हम्म। भाषा का आदान प्रदान, लेन देन, तो भाषा को भी समृद्ध करता है जी। और रचना को भी समृद्ध करता है। जी। जी। इसलिए शर्त केवल यह होनी चाहिए कि उसका प्रयोग यह दिखाने के लिए नहीं कि हम अन्य भाषाओं को भी जानते हैं, लेकिन जरूरतन उसका प्रयोग यदि हमारी अभिव्यक्ति के लिए, भाव को पहुंचाने के लिए आवश्यक है, तो इसमें लेने देने में कोई हर्ज नहीं है। इससे कोई भी भाषा बढ़ती, संवरती और समृद्ध होती है। हिंदी को ही हम्म। लीजिए। हिंदी कहे कि मैं जी। निखालिस हिंदू हूं, मुझमें अंग्रेजी की कोई भाषा नहीं आएगी, कोई शब्द नहीं आएंगे, उर्दू के कोई जी। जी। शब्द नहीं आएंगे, मैं इस क्षेत्र का हूं, मैथिली के कोई शब्द उसको आने ही नहीं देंगे। जी। यदि हम ऐसा करते चलेंगे तो एक तरह से हिंदी को समृद्ध होने से रोकेंगे। और हिंदी ने जी। पचाया है, जी। हिंदी ने पचाया है। शब्द पच जाने चाहिए और स्वाभाविक लगने चाहिए, पचने वाले शब्द हों और जी। स्वाभाविक लगे, उसका आपके लिखने के क्रम में उसका प्रयोग बिल्कुल स्वाभाविक हो जाए। जी। तो जी। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है मेरी समझ से। जी। जी। जी, इससे शुक्रिया भाषा सर। भी समृद्ध होती है, भाषा की साझेदारी बढ़ती है, जी। और पहुंच भी रचना की ज्यादा स्वीकरणीय होती है एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, बनिस्पत जी। ऐसी रचना जो बिल्कुल अपनी अपनी ही भाषा में इतनी रूढ़ और क्लिष्ट हो जाए कि जी। वह सर्वगम में नहीं हो सके, तो यह एक जी। दोष हो जाता है। जी। यही एक विवेक रखना चाहिए, और क्या, जहां तक मैं समझता हूँ। यहाँ कीर्ति ठाकुर जी एक प्रश्न कर रही हैं। कीर्ति अच्छा, ठाकुर, ये आप जानते कीर्ति, हैं? हाँ जी। हाँ, ये बराबर दिखते रही हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ 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 आपने इनकी कविताओं की कई बार तारीफ मुझसे कॉल पे भी की हाँ है। हाँ तो हाँ हाँ ये कह रहे हैं कि मैथिली भाषा की लिपि की वर्तमान हाँ। स्थिति क्या है? अच्छा अच्छा, देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आज जो मैथिली लिखी जा रही है, कीर्ति जी, उसकी लिपि देवनागरी है। ये तो आप जान ले, जितना वो मैथिली की कविताएं आज लिखी जा रही हैं, या उपन्यास लिखे जा रहे हैं, जी। या समीक्षाएं लिखी जा रही हैं, माने साहित्य का जो भी सृजन हो रहा है, और आज जो पठन पाठन भी हो रहा है, हम्म। हाँ, तो लिपि तो है उसकी देवनागरी ही। हम्म। लेकिन मैथिली की अपनी, जिसको तिरहुता कहते हैं या मिथिलाक्षर कहते हैं, अच्छा। ये बड़ी पुरानी लिपि है। और पुराने जमाने में इस लिपि में लिखा जाता था। ये जी। लिपि जो आप बंगला पढ़ते हैं ना, बंगला से बहुत मिलती जुलती लिपि है। अच्छा। यदि तिरहुताक्षर को या मिथिलाक्षर को, उस लिपि को देखेंगे तो आपको
बिल्कुल समानता, कहीं 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 फर्क भी मालूम पड़ेगा, उससे बहुत मिलती जुलती वो लिपि है। और हम्म। लोग करीब करीब भूलते जा रहे थे। तो एक इसको बचाने के लिए, इसको, क्योंकि बहुत सारी पुरानी चीजें तिरहुता में लिखी हुई हैं, तिरहुताक्षर में लिखी हुई हैं, मिथिलाक्षर में जी लिखी हुई हैं। जी तो यदि कोई नहीं जानेगा तो फिर उसका कैसे क्या होगा। तो जी इसको समृद्ध करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार करने के लिए काफी जोर शोर से काम किया जा रहा है। और हम्म। सरकार की तरफ से भी काम हो रहा है कि इस पुरानी लिपि को, वैसे ही इधर की एक लिपि कैथी लिपि है, जी कैथी लिपि है जो बिहार में चलती रही। अब पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। हाँ। हम्म। जी तो फारसी में जब लिखी जाती थी उर्दू, वो तब की बात छोड़ो, तो बाद में जितनी, उसके बाद की जितनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, खास करके जमीन से जुड़े हुए जितने डॉक्यूमेंट्स देखोगे, वो लिपि है हम्म। कैथी लिपि। हम्म। तो ये लिपि भी धीरे धीरे, कैथी लिपि का मतलब कायस्थों की लिपि, जो एक मैं कायस्थों की। जाति जी में नहीं विश्वास करता, लेकिन मैं जी कायस्थ जी हूँ। तो चूंकि रजवाड़े का काम या कोर्ट में काम करते थे, तो वो लोग इसी लिपि में लिखा करते थे और सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें थे। तो इसको कैथी लिपि कहने लगे। तो इन जी दोनों लिपियों को, इसको जिंदा करने के लिए काफी काम हो रहा है सरकार की तरफ से भी, और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जी ये, और लेकिन अभी जो साहित्य की रचना हो रही है, पठन पाठन हो रहा है मैथिली में, उसकी लिपि मैथिली है, जी। देवनागरी। देवनागरी, हाँ अभी देवनागरी में। जी, डोगरी का भी हाँ यही है कि अभी देवनागरी है। प्रभजोत जी दिल्ली से लिख रहे हैं कि मन की बात बिन कहे जवाब मिल गया। अब इसी दौरान कोई एक बात ऐसी होगी जिसमें इनको जवाब मिल गया है। नीतू शर्मा जी जुड़ी हैं राजौरी से। गोपाल प्रिंस जी, ये भी डोगरी के प्रोफेसर हैं, इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जुड़े हुए हैं। कुछ और भी प्रश्न हैं। चमन लाल जी, ये नया नया लिख रहे हैं और छंद पे बहुत जल्दी इन्होंने पकड़ बनाई है। इनका प्रश्न है, सर नमस्कार, साहित्य सिर्फ लोगों के हित के लिए लिखा जाना चाहिए, मगर आजकल अधिकतर लोग पुरस्कार के लिए और तालियों के लिए लिख रहे हैं, जिससे साहित्य का स्तर कमजोर होता जा रहा है। इस समस्या से कैसे निपटें? खैर, इस पर बातचीत हो चुकी है मेरे ख्याल से। हाँ आगे हाँ हाँ। आगे फिर पंकज सारस्वत जी का प्रश्न है, क्या आप आज के साहित्य में दिशाहीनता, फूहड़ता, अंध विरोध, मलेच्छ संस्कृति का अनुसरण व नीरसता महसूस करते हैं? नए साहित्यकारों के लिए इस संदर्भ में कुछ सुझाव जरूर साझा करें। अ, अ, कुछ कुछ देखो, मैं बहुत इशारे में कहना चाहता हूँ, जी इशारे में कहना चाहता हूँ। जी ये मानो कि साहित्य हमारी तुम्हारी या वक्त की पहचान को अगर सही सही रूप से आगे वाला जानना चाहेगा, आने वाले समय, हम्म। तो साहित्य के जरिए, इतिहास पुरातत्व के जरिए तो जानते ही हैं, लेकिन उस समय का साहित्य सच 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 पूछो तो उस समय के मन को खोलता है। जी जो जीवन की संस्कृति होती है, जो सोच है, यह सब कहीं प्रकट होता है तो साहित्य में प्रकट होता है। हम्म। अब कालिदास के युग को अगर हम समझना चाहें, या रामायण के युग को हम समझना चाहें, जी जी। कोई बात नहीं सर, कोई एक बात नहीं। सेकंड कोई बात नहीं। जी जी। गुड्डू, मैं एक सेमिनार में हूँ, बाद में बात करूं? हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं। हाँ, ऑफ कर दिया मैंने। हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात हाँ हाँ। वो नहीं। मेरा जी। लड़का दिल्ली से फोन कर रहा था। अच्छा जी। जी। हाँ हाँ। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ यह बात चल रही थी कि साहित्य में जो फूहड़ता है आजकल, या दिशाहीनता है, उस पर आप बात कर रहे थे।
दिशाहीनता से मैं ज्यादा ये कहूंगा कि उससे ज्यादा चिंता की बात है कि लोग दिशा बता रहे हैं और उसकी रोशनी में अगर साहित्य की रचना हो रही है हम्म। और बताने वाले की दिशा जैसी तैसी वाह है तो वाह। चिंता की बात ये ज्यादा है। मौलिक सोच नहीं रही आ, राइटर्स की, ये कहना चाहते हैं आप? जी। तो ये ज्यादा चिंता की बात है। हम्म। तो इससे जहां तक बचा जाए अच्छा है, क्योंकि मैंने कहा था कि अपनी आंख मैं मूंदता नहीं, यानी वक्त को देखता हूँ, जी। और मेरी आंख मूंद दी जाए ये भी मैं नहीं चाहता। तो उसी तरह मैं अपने दिमाग को, दिल को भी किसी के पास गिरवी रखकर और किसी के हाथ में जाकर बिना सोचे समझे हम्म। अपने से कुछ गलत कर जाऊं, जो कि अक्सर खतरा है, जो लॉन्ग रन में जाकर के समाज को भुगतना पड़ता है। जी। तो इससे तो बचना चाहिए। बिल्कुल। और हम क्षणिक परिणाम देख रहे होते हैं, और सिर्फ हाँ, एक हवा सी जो चल रही होती है, तो देखा जाता है कि बुद्धिजीवी हाँ, कहलाने वाले हाँ, लोग हाँ। भी उस हवा के मुझे बहाव में बह रहे होते हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा, जो मैंने प्रसंग तुमसे कहा कि मैंने जब विनम्रता से अस्वीकार कर दिया, तो जी। मुझे बहुत चाहने वालों ने कि आप अ, समय के विपरीत कर रहे हैं सर। जी। हमने कहा नहीं, विपरीत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने विपरीत नहीं हो पा रहा हूं। वाह वाह वाह। सर, आपका वीडियो फिर से स्टिल हो गया है, और मुझे लगता है फिर से आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो। हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अब मुझे लगता है इनका कनेक्शन, मुझे इन्हें कॉल करनी पड़ेगी। मुझे लगता है किसी तकनीकी परेशानी के कारण डॉक्टर अजीत कुमार वर्मा जी अभी हमारे इस प्रोग्राम से बाहर निकल चुके हैं, और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। शायद उन्हें समझ नहीं आ रही किस तरह फिर से जुड़ा जाए। ये दिक्कत रहती है हमारे वयोवृद्ध लोगों से। तो यहाँ कुछ मोनिका खोसला जी कह रही है, दार्शनिक व्यक्तित्व धन्य हुए हम आपके इन अनुभवों का, इन भावों का आस्वादन करके। पंकज सारस्वत जी कह रहे हैं, वाह क्या बात, खुला मन खुली सोच ही परचमधारी की होनी चाहिए। तो मुझे लगता है यही हमें इस कार्यक्रम का अंत अभी करना होगा, और हम कोशिश करेंगे कि किसी विषय पर डॉक्टर अजीत कुमार वर्मा जी से फिर से बातचीत कर पाए, और पूरा उन्हीं का एक संभाषण हो किसी एक विषय पर। इतने बड़े बड़े कवियों के साथ वे रहे हैं जिन्हें हमने सिर्फ सिलेबस में पढ़ा है, और डॉक्टर अजीत वर्मा जी को भी आपने पढ़ा ही होगा, जो साहित्य के साथ। तो ऐसे ही किसी और शख्सियत को भी हम आपके रूबरू करवा सकें, उससे बातचीत कर सकें। एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं किसी बड़े शायर, ऐसे बड़े शायर से बातचीत करना जो इस वक्त दुनिया में है,
तो बातचीत कर सकते हैं, और जो दुनिया में नहीं है उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछली पीढ़ी निकलती चली जा रही है और उनके पास जो ज्ञान संचित है उसे हम नई पीढ़ी को देकर निकले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रोग्राम्स के साथ जुड़े रहिए, साहित्यिक बातें करते रहें, यही हमारी कोशिश रहेगी। और मेरी मित्र मंडली का जो पेज है, उस वक्त इस वक्त बच्चों का कविता वाचन, डोगरी कविता वाचन का वाचन की एक प्रतियोगिता चल रही है, जिसके कारण उस पर हम कार्यक्रम नहीं कर रहे। जैसे ही वह प्रतियोगिता अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचती है, उसके बाद हम उसी पेज से, हाँ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं फिर से। हाँ, असल में ये दिक्कत हो गई थी कि ये डिस्चार्ज हो गया था। अच्छा, मुझे तो लगा कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो हाँ, सर कुछ एक जैसे लोगों की कुछ बातें मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। हालांकि हम कंक्लूड करने लगे थे प्रोग्राम को, हमें लगा अभी आप जुड़ नहीं पाएंगे। यहाँ मोनिका खोसला वसीन कहती हैं, दार्शनिक व्यक्तित्व, धन्य हुए हम आपके इन अनुभवों का, इन भावों का बहुत आस्वादन करके। पंकज बहुत सारस्वत कह आनंद है। रहे हैं, वाह क्या बात, खुला मन खुली सोच ही परचमधारी की होनी चाहिए। कीर्ति ठाकुर कह रही हैं, जी आपने सच कहा, आधा गांव जैसी रचनाओं को नकारना सच को नकारने जैसा होगा। कीर्ति ठाकुर भी साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ती हैं, बहुत अच्छा इनका साहित्य को लेकर अध्ययन है। अरविंद ब्राह्मणु जी कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। सर्वेश्वर सडोत्रा जी कह रहे हैं, सम्मान पाने के लिए लिखने वाला दिशाहीन हो जाएगा। और सर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मेरी मित्र मंडली के सभी लेखक इस चीज से फिलहाल, मैं फिलहाल इसलिए कहता हूं कि संभावनाएं तो हर तरफ है, लेकिन फिलहाल बचे हुए हैं, पुरस्कारों की दौड़ में नहीं है। हालांकि साहित्य अकादमी से युवा पुरस्कार डोगरी का जो मिलता है, उसके लिए कोई किताब भी उपलब्ध नहीं होती। और 35 साल से कम आयु के कई साहित्यकार मंडली में हैं। अगर उन्हें इस बात की डिस्कशन उनके साथ की जाए कि अगर आप किताब छपवाएं तो आपको पुरस्कार मिल सकता है, वो तुरंत इसे नकार देते हैं और कहते हैं नहीं, तो किताब तभी छपवाएंगे जब छपने के काबिल होगी, पुरस्कार के लिए नहीं छपवाएंगे। तो वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संदीप खजूरिया जी हैं, साहित्य के साथ भी जुड़े रहते हैं और टिप्पणियां बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, राजनीति को लेकर भी, अन्य सामाजिक विषयों को लेकर भी। ये कह रहे हैं कि सर, प्रथम आपके मुख से इन बहुमूल्य वचनों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। कृपया आज के इस कठिन समय में कुछ प्रेरणा स्वरूप दो शब्द सुनाइए और अपने बचपन का कोई रोचक किस्सा साझा कीजिए। ये हम लेंगे बाद में, बाकी कमेंट्स पढ़ के, उसके बाद आप तब तक आप सोच लीजिए आपने क्या बात करनी है। प्रभज्योत जी कह रहे हैं, आदरणीय सर, इतनी सादगी गहराई स्पष्टता महसूस हो रही है। एक मासूम बालक अपनी बात कह रहा है। सर नमन करता हूँ, स्वीकार कीजिए। मेरे ख्याल से जो भी सच्ची बात करता है वो बालक की तरह ही होता है। बाबू बहुत भट्टी जी कह रहे बहुत हैं, बाबू बहुत। भट्टी भी आप पढ़ते रहते होंगे इनको। अति जी आदरणीय जी। अजीत सर, आपको सुनना हमारा सौभाग्य है। क्या आज देवनागरी में लिखते आपको उच्चारण में कोई परेशानी तो नहीं आती? इस प्रश्न को भी लेंगे बाद में हम। इसी प्रकार नीरज शर्मा सर नियंत्रक हैं मंडली के, चमन लाल जी, ये सब इस सारी बातचीत को बहुत सराह रहे हैं और धन्य मान रहे हैं कि अ, आपसे रूबरू हो पाए। अभी हमने प्रश्न लिया है संदीप खजूरिया जी का कि सर, प्रथम आप के मुख से इन बहुमूल्य वचनों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। कृपया आज के इस कठिन दौर में कुछ प्रेरणा स्वरूप दो शब्द सुनाइए और अपने बचपन का कोई रोचक किस्सा साझा करिए। आ, यदि आप कहें, प्रेरणा नहीं, लेकिन आप इसको जिस रूप में ले तो मैं अपनी एक कविता आपके सामने रख दूं। जी 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 जी, बिल्कुल 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 सर। शायद शायद आ, बंधु, आ, देखो, आदमी बहुत कोशिश करे, खुद को लांघना मुश्किल होता है। वो पहाड़ लांघ जाता है। खुद को लांघना
कठिन होता है, लेकिन कोशिश मुसलसल होती रहनी चाहिए कि हम अपने को कितना लांग सकते हैं। जी। और उस तजुर्बे के तहत मैं कहता हूं कि थोड़ा जीवन को जीवन बनाए रखने के लिए और घनी रात में भी, रात को देखते हुए भी, चुभन को महसूसते हुए भी, बिछुरन की त्रासदी को झेलते हुए भी, चोटें सहते खाते हुए भी, आ, न इनसे आंखें चुराना है, न मोड़ना है। तो मैं बराबर कहता रहता हूं कि एक हद तक आदमी को थोड़ा पागल भी हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं जी। सुरजीत जी। कि पालो जुनून, मन में उगा लो दीवानगी। हम्म। पालो जुनून, मन में उगा लो दीवानगी। धधक धधक चलो, धधक धधक जलो, बुझो तो चमक के साथ। बुझो तो चमक के तो साथ। तो इस जज्बे को बनाए रखने के लिए चाहिए होता है एक ख्वाब, जरूरी सपना। हम्म। आदमी को जरूर एक सपना मन में रखना चाहिए। जी। और वो स्वप्न होता है, यह नहीं मैं कि डे ड्रीमिंग की बात मैं नहीं कहता हूं। स्वप्न एक चाहत, एक दृष्टि, एक ऐसी तस्वीर जो हम अपने सहयोग और कर्म से देखना चाहते हैं, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा। और ख्वाब बड़े होने चाहिए। मैं स्वप्न जीवी होने को नहीं कहता, लेकिन स्वप्न को जीवन देने का और जीवन गढ़ने रचने का एक जरिया बनाने के लिए कहता हूं। जी। कुछ इसी जमीन पर एक कविता है जो मैं कहता हूं, इसे आप प्रेरणा समझें या जी। मेरा आप सबों से अनुरोध कि ये समय है, इस समय को संकेत में मैं कह रहा हूं, मुट्ठियों में थाम लो पतझड़ को। हम्म। चारों तरफ देख रहे हैं। मुट्ठियों में थाम लो पतझड़ को, स्वेद से सींचो, पसीने से सींचो। हम्म। मुट्ठियों में थाम लो पतझड़ को, स्वेद से सींचो, उसे मधुमास कर लो। हम्म। पतझड़ तुम्हारे जीवन में आया है जी, ना आए, क्या आएगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो आया है उसको तुम क्या बनाओगे, यह तुम्हारे हाथ की चीज है। वाह। तो वाह। मुट्ठियों में थाम लो पतझड़ को, स्वेद से सींचो, पसीने से सींचो, हम्म। उसे मधुमास कर दो, बसंत बना डालो। वक्त ने माना कि तुमसे छल किया, हम्म। फूल तुमसे छीन कर कंटक दिया, कांटे हम्म। दिया। सांस की आशा, सांस की झंकार की आशावरी को लूट कर मरुथल बना वीरां किया। पर तुम्हारी आंख में है स्वप्न बाकी, हम्म। पर तुम्हारी आंख में है स्वप्न बाकी। स्वप्न को थामो, उसे अंजाम दो। वाह। 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 अगर इस वक्त में ये चाहत बिल्कुल नाउमीदी नामुदी में दफन हो जाए, तो हम कैसे एक बेहतर सुबह में उसकी उम्मीद हम कहां से लाएंगे। वाह। वाह।
क्योंकि ठूठ शाखों पर भी उग आते हैं पत्ते, हम्म, और कटीली झाड़ में खिलती कली। हम्म, लुट गए बाजार का रोना भला क्या, हम्म, फिर सजाओ नए इरादों की गली। हम्म, दौड़ती अब भी नस नस में तुम्हारी जिंदगी हम्म, के गीत की अल्हड़ नदी। हम्म, इस गीत की हर जीत का विश्वास कर लो, और वाह फिर वाह, विश्वास को अंजाम दो, और क्या फिर बात, विश्वास को अंजाम दो। अंजाम दो। उम्र शबनम की नहीं लंबी तो क्या, हम्म, उम्र नहीं शब उम्र लंबी नहीं शबनम की तो क्या। हम्म, लो अगर मध्यम है दीपक की तो क्या, वाह वाह चमक वाह वाह शबनम की रहेगी, वाह, चमक शबनम की रहेगी सांस तक। हम्म, दीप की बाती जलेगी प्रात तक। वाह 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 वाह, फिर जो आएगी सुबह शबनम नहाई, हम्म, फिर जो आएगी सुबह शबनम नहाई। जो लिखेगी रोशनी की एक रुबाई, उस वाह चमकते छंद को मन में रचो। वाह 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 उस वाह चमकते छंद को मन में रचो तुम, और फिर संकल्प बन खुद में उगो तुम। झूम वाह, कर संकल्प के स्वर तुम उछालो, और जी, उगते गीत को तुम जीत का अंजाम दे दो। मुट्ठियों में थाम लो पतझड़ को, स्वेद से सींचो उसे मधुमास कर लो। करोना है माना, सावधानी चाहिए टॉप दर्जे की जरूरी है, वाह, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, हिम्मत भी टॉप दर्जे की हो ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, माना कि घनी रात है, पर रात ही तो है। बस दो कदम आगे देखो प्रात भी तो है। वाह वाह वाह, बस दो कदम आगे देखो प्रात भी तो है। वाह प्रात भी तो वाह है। इस वाह, उम्मीद को मन से न मिटने दो, और आंख से इस रात के ख्वाब को मिटने न दो। ये जिंदा रह जाएगा तो हम तुम हजार कोरोना को मार कर मरते हुए भी जी लेंगे, हम्म, मरते हुए जी लेंगे। ये ये हौसला रखना है, और यही जब्र अपने पर, और यही सब्र भी अपने में। क्या बात है, क्या ये बात है सर, क्या बात, ये मैंने जी। कविता के तो जरिए प्रश्न तो तो कुछ। प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन हम फिर से कभी बात भी करेंगे क्योंकि समय भी बहुत आगे चला चला जा चुका है। हाँ हाँ। आखिर में एक विनती आपसे रहेगी कि आप मेरी मित्र मंडली के सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े भी रहते हैं, समय समय पर मुझसे बात करके राय भी देते रहते हैं। आपको क्या लगता है, किस प्रकार के सुझाव, किस प्रकार का आशीर्वाद आप अभी देना चाहते हैं? सब मंडली वाले भी लोग जुड़े हुए हैं ताकि ये भी सुन लें कि किस प्रकार हमें काम करते रहना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितना सही है, कितना गलत है, क्या नया किया जा सकता है। इस तरह पे कुछ छोटी सी टिप्पणी अगर आप कर दें तो ये आशीर्वाद होगा हमारे लिए। सुरजीत जी और आपकी मंडली के सभी सदस्यों, सबों को मैं देख नहीं पा रहा हूं, जी, फिर भी मैं हृदय से आप सबों को बहुत बहुत स्नेह देता हूं, और आप सबों के प्रति मेरी शुभकामनाएं बराबर रही हैं, जी, इसलिए कि आप भविष्य की उम्मीद हैं। आप साहित्य से जुड़ने के लिए इतना बेचैन हैं, और इतनी संजीदगी के साथ, दिल की गहराई के साथ आप जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हौसला आपका, और सुरजीत जैसे आपके मार्गदर्शक हैं, इनसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात तो सिर्फ एक बार हुई, लेकिन तभी ये मुझे कुछ अलहदा लगे थे,
क्योंकि जब इन्होंने कहा कि एक मसाफत और लंबी रह गुजर दे जाऊंगा, बन के मंजिल मैं जमाने को सफर दे जाऊंगा। मैं आपको याद है वे अध्यक्षता कर पंक्तियां? रहा था जी। मैं अध्यक्षता कर रहा था उस सेशन की, और इनॉग्रल सेशन में भी मैं था। तो मुझे, मेरे सामने तो मेरे छोटे भाई की तरह है, तो देखा कि ये यूं ही नहीं कह रहा है, इसके लफ्जों में जो गहराई थी उसमें इसकी सच्चाई मुझे झलकी थी। और मैंने तब से इसको अपने करीब किया, इससे मिला, इसका नंबर लिया, और इनसे बातें मेरी होती रही, और इन्होंने मुझे सब कुछ बताया। एक तो यह कि काम करने वाले को और साहित्य से जुड़ने का मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेनी है। इससे जुड़ना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप जो लिखोगे, आप जो कहोगे, रचोगे, वह समय को गढ़ता रचता है, सिरचता है। इसमें पक्कापन आए, पुख्तापन आए, असर पैदा हो। तो जैसे इस पत्थर को, संगमरमर को तराशते तराशते वो कुशल कारीगर उसको पानीदार बना देता है, वाह। वाह। पानीदार बना देता है। गौर करना, कला की यही खूबी है कि हर सूखे को वो पानीदार बना देता है अपनी साधना की रगड़ से। इसमें समय भी लगता है, इसमें तुम्हारा धैर्य भी लगता है, और एक चैन और लगन कि हमें यह करना है, यह मिल गया तो सब मिल गया, इसलिए धैर्य। दूसरी बात, साहित्य रचने वाले को देखना आना चाहिए। सिर्फ देखना देखना नहीं होता है। जिस समय कोई घटना घटी, आपने देखा, कोई दृश्य आपके सामने आया, आपने देखा। चलते फिरते बहुत कुछ देखते हैं हम आप, लेकिन नहीं देखते हुए देखते हैं। लेकिन कभी कभी जब उसी चीज को एक दूसरी आंख से देखते हैं, वो आंख जो आपके भीतर खुलती है, वो जो उसको आपके भीतर उतार देता है, वो दर्द का मंजर हो या खुशी का मंजर हो, तब आपके भीतर जो आंसू है या आपके भीतर जो हंसी है, उसको कहने के लिए बेचैन होते हैं, और तब आप तलाशने लगते हैं कि इसको कहें तो यह कैसे लगा। यह कैसा, एरिस्टोटल ने जब कहा कि पोइट्री इज नॉट व्हाट यू से जी। एंड पोइट्री इज नॉट व्हाट यू राइट, पोइट्री इज नॉट दैट it is in itself, poetry is that which appears to the mind of the poet। जी। श्याम सुंदर दास ने जब कहा कि ललित कलाएं मानसिक दृष्टि में सौंदर्य का प्रत्यक्षीकरण, तो सूरज को देखते हो यह प्राकृतिक घटना है, लेकिन प्रसाद ने देखा तो कहा सुदिनमय वलय विभूषित उषा सुंदरी के कर का संकेत। हम्म। तो यह सूरज दूसरा हो गया। यह तब होता है जब सूरज को आप इन आंखों से नहीं, मन की आंख से झूम कर, रीझ कर देखते हो। और जब अपने बच्चे को दुलारते हैं हम आप, तो क्यों कहते हैं सोना मोना, मेरा सुग्गा जैसा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा हीरा, मेरे मोती, मेरा पन्ना। जी। ये जो माँ कहती, आप कहते हो, काहे कहते हो, है तो वह
राम श्याम या तुम्हारा बेटा। लेकिन ये सब तुम तलाशते हो हीरे मोती पन्ने, क्योंकि उसके साथ जो तुम्हारे भाव जुड़े हैं, उस भाव को हम कैसे वहां तक कह सकें, इसके लिए तुम तलाशते हो कैसे। और यह कैसे कहा जाए, इसके लिए बाहर की दुनिया को भी और मन की दुनिया को भी बहुत गहरे और बहुत फैलाव में देखना समझना होता है। जब यह देखना समझना आ जाता है, तब देखना शुरू होता है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। वरना जी सारा कहन नारा बन जाता है, जी एक कथन भर रह जाता है ना। किसानों की बात बहुत लोग गांव में भी करते हैं, जी। लेकिन किसानों को होरी बना देना यह प्रेमचंद करता वाह वाह वाह। है ना। जी और यह तब होता है जब आप उसको अलग नहीं, उसको जी लेते हो। तो जी। जब बाहर घटी घटना तुम्हारे भीतर घटती है, उससे तुम गुजरते हो, जो बाहर तुमने देखा वह सूरज तुम्हारे मन में किस रूप में उगा, जब ऐसे समझने की शुरुआत होती है, तो यह पहली नींव है साहित्य रचना किया, पहला कदम है। इसलिए देखना आना चाहिए। वाह। देखना आना ही पूरा नहीं होता, जो देखा उसे अनुभूत होना चाहिए। अनुभूत हो जाना ही सब कुछ नहीं होता, जी उसे हमारा बोध हो जाना चाहिए। और बोध जब वो हो जाता है, तो वो हमारे चित्त का संस्कार हो जाता है। चित्त के संस्कार में जब हमारी लिखी चीज उग आती है किसी के मन में, तो विश्वास करो, वह क्षण कोई और होता है और वह पढ़ने वाला कोई और हो जाता है। यदि वाह। यह प्रक्रिया बढ़ती चलती रहे, तो मन अच्छा बनता रहेगा, बदलता रहेगा। इसलिए अच्छा देखना, अच्छा कहना, अच्छा सोचना, अच्छा रचना, यही एकमात्र सत्य शर्त है एक अच्छे रचनाकार के लिए, एक अच्छी रचना के लिए। और प्रभु से बारंबार प्रार्थना कि इसमें आपका विश्वास अधिक बना रहे और आप इससे गाफिल न हो अपनी जिम्मेवारी से, और एक बेहतर समाज, एक बेहतर इंसान को बनाने के लिए एक मुट्ठी ही मेरे पास कुछ है, हम दे देंगे। हमारी सूखी आंख में एक बूंद ही आंख को निचोड़ कर, तो हम सूखी हुई शाख की जड़ को दे देंगे, शायद कोई पत्ती खिल जाए। ये सींचने का जज्बा अपने भीतर पैदा रखो, बनाए रखो, कायम रखो मेरे दोस्तों। बहुत बहुत आनंद आया आप सबों से मिलकर, बहुत आनंद आया। मजा और आ जाता कि हम आमने सामने कभी होते और फिर आपको भी सुनते, आपको भी देखते। मन आप लोगों से मिलने के लिए मेरा बेचैन रहता है, यह मैंने सुरजीत से बराबर कहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन तब तब देखो कब बिल्कुल। होता है। बहुत आनंद आया सुरजीत, जी तुमने मेरे इस समय को इतना मीठा, इतना प्यार से भरा, इतने दोस्तों से जोड़कर मुझे धन्य किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और तुम्हें तो बहुत कलेजे लगाकर आशीषता हूँ सबों को। ये तो आनंद, आपका, आनंद। ये तो आपके आपकी महानता की निशानियां हैं ये सारे शब्द। पर आज का नहीं, इस कार्यक्रम को एक ही वाक्य में बाबू भट्टी जी कह रहे अच्छा। हैं कि आज शाम को उत्सव हो गया। अरे अरे अरे। आपको सुनकर आदरणीय प्रणाम। तो वाकई मैं भट ये एक उत्सव हो गया। यह प्रोग्राम जो हमने आज किया है, इसे एक बार सुनकर नहीं, बार बार सुनकर हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसका इसको कई बार हमें देखना पड़ेगा, एक एक बात आपकी बहुत ध्यान से सोचनी पड़ेगी।
कई लोग, सब लोग आपकी एक एक बात पर सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। कई कमेंट्स अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, लेकिन समय वैसी इजाजत नहीं दे रहा कि इतना लंबा प्रोग्राम कर दिया जाए, क्योंकि हमें बाद में भी आपसे मुलाकात करनी है। और हम विनती करेंगे कि जिस प्रकार आपने आज समय निकाला है, आप जैसे महान आदमी ने इतना समय नहीं निकाल नहीं। कर हमारे साथ बातचीत की, हमें आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन किया हमारा, और कई जानकारियां ऐसी साझा की जो हमें किताबों से शायद नहीं मिलती। तो इस प्रकार अगर अलग अलग उन कवियों, उन लेखकों के साथ के आपके अनुभव, जिन्हें हमने केवल सुना है, पढ़ा है, देखा नहीं है, जो बहुत पहले इस संसार को छोड़कर चले जा चुके हैं, उनके मुझे बारे में खुशी अगर कुछ होगी, जानकारियां, और या अलग अलग बहुत विषय खुशी जैसे होगी आप कह रहे मुझे। थे उसके लिए समय ज्यादा चाहिए, तो अगर आप दे पाए तो हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। जरूर तो जरूर हाँ, जरूर जरूर। सब मुझे बेहद जितने भी खुशी लोग होगी। जुड़े हैं या इसके बाद जो इस वीडियो को देखेंगे, उन सब की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपके आशीर्वाद के लिए हमेशा आशावान रहूंगा कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। आप सबों को बहुत बहुत स्नेह, बहुत प्रणाम, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। शुक्रिया सर, धन्य शुक्रिया हुआ सर, मैं बहुत मैं बहुत। धन्य हुआ, मैं नहीं, धन्य धन्य तो हम ही हुए हैं, लेकिन नहीं नहीं। ये आपकी महानता है आ- जो आप कह रहे हैं। आनंद, आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, सर, बहुत शुक्रिया। आनंद।